माई लवर इज अ गैंगस्टर एपिसोड 7। आनंद चारों तरफ देखते हुए बोला, तुम तो कैलिफोर्निया में थी तो यहाँ कैसे? शिवी एक स्माइल के साथ बोली, हाँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं इंडिया आ नहीं सकती। आनंद भी एक स्माइल के साथ बोला, तुम आ सकती हो। तभी वहां एक गोली चली जिससे वहां खड़े लोग भागने लगे। आनंद ने शिवी को अपनी तरफ खींचा और एक पेड़ के पीछे खड़ा कर फायरिंग करने लगा। आग्नेय ने धनुषी को अपने पीछे किया और वो भी फायरिंग करने लगा। रक्षित ने इशिका को छुपा दिया और भी फायरिंग का जवाब देने लगा। आग्नेय के गार्ड्स जो कुछ दूरी पर थे वो आ गए और कुछ ही देर में सब कुछ साफ हो गया। आग्नेय धनुषी को लेकर शिवी के पास आया और उसे गले से लगाते हुए बोला, तुम ठीक हो? शिवी बुरी तरह डर गई थी। वो डर से कांप रही थी। आग्नेय बोला, इसलिए मैंने तुम्हें इन सबसे दूर रखा था, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ कहाँ आती है। आनंद दोनों को बिना किसी भाव के देख रहा था। आग्नेय ने आनंद को देखा और बोला, आग्नेय, आर्यन कभी किसी को थैंक्स नहीं बोलता, तुम्हें इसका फेवर मिल जाएगा। आनंद धीरे से दांत पिसते हुए बोला, साला कभी नहीं सुधरेगा, सालों पहले भी यही डायलॉग चिपकाया था और आज भी। धनुषी जो आनंद के पास खड़ी थी उसे सब कुछ सुनाई दे गया। धनुषी के मुंह से हंसी निकल गई। आनंद ने उसे देखा और उससे गले मिलते हुए बोला, धनुषी तुम यहाँ? धनुषी बोली, हाँ मैं भी इन सबके साथ आई थी। आनंद आग्नेय की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोला, इतनी जल्दी माफ कर दिया? धनुषी भी बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, क्या कर सकती हूँ, कैसा भी हो है तो पति ही। आग्नेय ने धनुषी को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम इससे दूर रहो। धनुषी और बाकी सब उन दोनों को देखने लगे जो फिर से दोनों को गुस्से से देख रहे थे। रक्षित बीच में आते हुए बोला, आनंद तुम यहाँ? आनंद आग्नेय को घूरते हुए बोला, हाँ अपना गुस्सा शांत करने आया था। अपने दुश्मन की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मैं खुश हूं कि अब मैं अपने दुश्मन को खुद मारूंगा। आनंद और आग्नेय के आगे कुछ धुंधली यादें आ गई, जहां एक बच्ची पानी में डूब रही थी और दो बच्चे उसे बचाने के लिए उसमें कूद गए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। इशिका आनंद को घूर घूर कर देख रही थी। आनंद वहां से चला गया। उसने पलटकर धनुषी और शिवी की तरफ देखा। शिवी की आंखों में आंसू थे। आनंद की नजरें इशिका पर जाकर टिक गई, लेकिन वो वहां से मुंह फेर कर चला गया। इशिका आनंद की तरफ उंगली करते हुए बोली, ये कौन है? धनुषी बोली, आनंद कपूर। इशिका एक टक उसे ही देख रही थी। कुछ देर में वो सब भी वहां से निकल गए। इशिका, रक्षित और शिवी एक कार में थे। आग्नेय ने धनुषी को कार की दी और बोला, कार तुम ड्राइव करोगी, वो भी मेरी लेप पर बैठकर। आग्नेय ने अपनी बात खत्म करते ही धनुषी को खींचकर अपनी लेप पर बैठा लिया। आग्नेय ने कार स्टार्ट कर दी और धनुषी के हाथ स्टीयरिंग पर रख दिए। धनुषी डर से चिल्लाने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। आग्नेय बोला, डोंट क्लोज योर आइज बेबी गर्ल, इफ यू डू वी आर डेड। धनुषी डर और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द फक आर यू डूइंग? आग्नेय उसके कान में बोला, यूल राइड द कार, आई विल राइड यू। धनुषी को आग्नेय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ब्रेक पर पैर रख दिए, जिससे धनुषी का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। आग्नेय का एक हाथ धनुषी की कमर पर कस गया और दूसरा उसने धनुषी के सिर के आगे हाथ रख लिया, जिससे उसे लगे ना। आग्नेय गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे अचानक इतनी जोर से ब्रेक कौन मारता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? धनुषी उस पर बरसते हुए बोली, यही सवाल मेरा तुमसे है, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे कौन करता है? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जिसे तुम अपनी गोद में बिठाकर ड्राइव कर रहे हो। आग्नेय ने अपनी सीट पीछे की और सीट बेल्ट खोलकर धनुषी को अपने नीचे दबाते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा तब कहाँ गया था जब वो आनंद तुमसे चिपक रहा था? धनुषी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसने उसे धक्का दिया और बोली, पहली बात तो वो मुझसे चिपक नहीं रहा था और दूसरी बात वो मेरा दोस्त है। आग्नेय जबरदस्ती की स्माइल करते हुए बोला, 2 दिन नहीं हुए तुम्हें उससे मिले हुए और वो तुम्हारा दोस्त भी बन गया। धनुषी याद करते हुए बोली, 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आग्नेय को उसकी बातें गुस्सा दिला रही थी। आग्नेय ने धनुषी के होठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। जब धनुषी की सांसें उखड़ने लगी तो वह उससे अलग हुआ और उसे उसकी सीट पर बैठाते हुए बोला, आज तुम्हारी राइड तो मैं करके रहूंगा। धनुषी शर्म और गुस्से से लाल होकर उसे मारते हुए बोली, यू सैमलेस इंसान। आग्नेय उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, जस्ट फॉर यू स्वीट हार्ट। आग्नेय ने उसकी सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर दी। आग्नेय फुल स्पीड में कार चला रहा था। वो कार अपने पर्सनल विला की तरफ लेकर जा रहा था। शिवी कार में चुपचाप बैठी थी। रक्षित ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ शिवी, तुम जब से कार में बैठी हो चुपचाप हो, कोई बात है क्या?
शिवी ने रक्षित की तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। रक्षित ने शिवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, तुम आज के हादसे से अगर इतना डर रही हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं और आग्नेय है तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवी रक्षित के गले लग गई और बोली, मुझे पता है भाई, आप और आग्नेय भाई के होते मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बस ये सोच रही थी कि जहां तक मुझे याद है आनंद और भाई तो दोस्त थे ना, तो फिर दुश्मन कैसे और क्यों बने। रक्षित की आंखों के सामने एक दृश्य आ गया। उसने एक आह भरी और बोला, तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है दोनों एक गलतफहमी के चलते दुश्मन बन गए। जब वो दूर हो जाएगी तो दोनों फिर से दोस्त बन जाएंगे। शिवी ने आगे कुछ नहीं पूछा, वो चुपचाप बैठ गई। आनंद अपने विला पहुंचा। उसने जाते ही पूरा घर तहस नहस कर दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्यों क्यों किया तुमने वो सब? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। आग्नेय धनुषी को लेकर विला पहुंचा। उसने कार रोकी और धनुषी को गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। धनुषी उसकी गोद से उतरने की लगातार कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये भी कि आग्नेय बेड पर बीस्ट बन जाता है। आग्नेय उसे रूम में लेकर गया और उसे बेड पर फेंककर अपना कोट निकालने लगा। धनुषी बेड पर से खड़ी हो गई और बाहर की तरफ भागने लगी। आग्नेय ने अपनी टाई लूज की और धनुषी को पकड़ते हुए बोला, नो बेबी डॉल, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भागने से मुझे कितना गुस्सा आता है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हारे दूर जाते ही मैं पागल सा हो जाता हूँ, और आई होप कि तुम मेरा पागलपन तो नहीं देखना चाहोगी। धनुषी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज जाने दो, देखो आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। आग्नेय ने उसे पलटकर अपनी तरफ किया, जिससे धनुषी के दोनों हाथ आग्नेय की चेस्ट पर जा लगे। आग्नेय कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मुझे याद आया, तुम उन लोगों के लिए डांस कर रही थी ना, तो तुम आज डांस करोगी। धनुषी रोंदू सी शक्ल बनाकर बोली, अब उसमें भी मेरी गलती है, जिसने किया वो तो मर गया और मुझे यहाँ इस राक्षस के पास फंसा गया। मन तो कर रहा है उसे जिंदा करके 2-3 थप्पड़ जड़ दूं। आग्नेय ने एक रिमोट उठाया और एक गाना प्ले कर दिया। उसने अपनी शर्ट के 3 बटन खोले और स्लीव ऊपर करते हुए बोला, राइट, तो आज मैं तुम्हारी करके रहूंगा। लेट मी फील यू। आग्नेय अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया और बोला, डांस। धनुषी ने एक आह भरी और डांस करने लगी। इट्स बीन अबाउट अ मंथ एंड 20 days. And we're going round and round playing silly games. Now you are saying, slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. आग्नेय ने धनुषी की कमर को थाम ली। धनुषी डांस कर रही थी और आग्नेय उसकी नेक पर किस कर रहा था। Let it be, let it be, let it be known, hold on, don't go. Touching and teasing me, telling me, no, but this time I need to feel you. Ride it, we're all alone, ride it, just lose control. Ride it, come touch my soul, ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low, ride it from head to toe. Ride it, touch my soul, ride it, let me feel you. आग्नेय धीरे धीरे अपने और धनुषी के कपड़े उतारने लगा। Movida was the club on the Saturday, you actin' like a diva saying, you don't wanna pay. It's gotta be ya feisty style, raised eyebrows, I love it when you look at me that way. Now we're in, you order a mojito at the bar, you reapply lippy, cause it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on now, ya beckoning for me to dance. Pullin' me, pullin' me close, just close your eyes girl. Whispering, tellin', may we gotta go, want to take me home. I wanna ride it. आग्नेय ने उसे वॉल के अगेंस्ट सटाया और उसे बेनतहा किस करने लगा। Ride it, we're all alone, ride it, just lose control. Ride it, come touch my soul, ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low, ride it from head to toe. Ride it, touch my soul, ride it, let me feel you. आग्नेय ने धनुषी को अपनी तरफ खींचा और बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। Everything was right until phone began to ring. She take it to the corner. That's when I start wondering. I can hear her shouting, banging fists against the door, yelling, yo, it's over, I can't take it anymore. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't tryna get all caught up in her mess. For real, Jai Sean, ride it lyrics, ride it Jai Sean, ride it Jai Sean lyrics, ride it TikTok, ride it sped up. But she came on out and backed me up against the wall. She said, I know you here, but I'll make you forget it all. Baby, let me feel you, ride it, we're all alone, ride it, just lose control. Ride it, come touch my soul, ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low, ride it from head to toe. Ride it, touch my soul, ride it, let me feel you. आग्नेय बोला, मैंने कहा था ना, I'll ride for you today.
धनुषी उसे देखते हुए बोली, ठीक है लेकिन आराम से, मैं पहले से थकी हुई हूं। आग्नेय उसके कान में बोला, ओके लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। धनुषी आंखें बड़ी करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। आग्नेय ने उसके होंठों पर किस किया और बोला, टू द गर्ल हु फक द विलियन, ओपन योर माउथ वाइड एंड टेक इट लाइक अ गुड गर्ल। धनुषी ने आखिर में हार मान ली। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो आग्नेय उसके बगल में लेटा हुआ था। धनुषी उसे देख मुंह बनाते हुए बोली, पूरी रात मुझे परेशान करके खुद चैन से सो रहा है। धनुषी उसे गौर से देखते हुए बोली, हाय कितना हैंडसम पति है मेरा, मुझे तो इसे छुपाकर रखना पड़ेगा, कहीं कोई इसे मुझसे छीन ले गया तो। धनुषी अगले ही पल मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, इसे कौन लेकर जाएगा, इतना डरावना चेहरा देखकर तो कोई पास भी नहीं आएगा, मैं तो बिना बात ही परेशान हो गई थी। धनुषी ने पानी का गिलास उठाया और बोली, इसे तो मैं चैन से सोने नहीं दूंगी। धनुषी ने पूरा पानी का गिलास आग्नेय के मुंह पर फेंक दिया। आग्नेय ने अपनी आंखें खोली और धनुषी को घूरने लगा। धनुषी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने बहुत महान काम कर दिया हो। आग्नेय अपने एक हाथ के सहारे बैठते हुए बोला, हाँ तो तुम मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, जरा फिर से बोलोगी? धनुषी धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए बोली, मैंने बोला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मेरी कहाँ इतनी मजाल कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलूं। धनुषी भागने लगी लेकिन आग्नेय ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठाकर उसकी नेक पर किस करते हुए बोला, मैं डरावना दिखता हूं? धनुषी उसकी शक्ल देखने लगी और मन में बोली, दिखता है क्या है ये डरावना, बस 2 सीन की कमी है, उसके बाद असली का राक्षस लगेगा। आग्नेय उसे घूरते हुए बोला, ओह रियली, तो मैं राक्षस दिखता हूं? धनुषी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, अपनी बुराई अपने मुंह से नहीं करते। आग्नेय जो धनुषी की नहीं नहीं सुनकर खुश होने ही वाला था, वो फिर से उसे बुरी तरह घूरने लगा। आग्नेय ने उसे गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बताता हूं कि राक्षस क्या होता है। धनुषी उससे छुटने के लिए झटपटाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं देखना, मैंने कुछ नहीं कहा, सच में प्लीज मुझे छोड़ दो। आग्नेय ने बाथरूम को डोर बंद किया और बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सींग वाला राक्षस देखना है ना, मैं दिखाता हूं। धनुषी खुद को कोसते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुझे अपनी कैंची जैसी जुबान चलाने की, चुप नहीं रह सकती थी, अब भुगत। आग्नेय धनुषी को लेकर बाथटब में बैठ गया। कुछ देर बाद धनुषी उसके सीने पर सो रही थी और आग्नेय उसे प्यार से निहार रहा था। आग्नेय ने उसे कपड़े पहनाए और फिर से बेड पर सुला दिया। आग्नेय धनुषी को लेकर बाथटब में बैठ गया। कुछ देर बाद धनुषी उसके सीने पर सो रही थी और आग्नेय उसे प्यार से निहार रहा था। आग्नेय ने उसे कपड़े पहनाए और फिर से बेड पर सुला दिया। आग्नेय अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया और काम करने लगा। रक्षित एक रेस्टोरेंट में बैठा इशिका का वेट कर रहा था। इशिका रेस्टोरेंट में आई और एक चेयर पर बैठ गई। उसके सामने पिज्जा रखा था जिसे देखते ही वो खुश हो गई। इशिका ने पिज्जा उठाया और खाते हुए बोली, देखो भले ही तुम मेरे बॉस हो लेकिन इस तरह मुझे झूठ बोलकर नहीं बुला सकते। रक्षित ने भी पिज्जा उठाया और खाते हुए बोला, मैं तो हर बार बुलाऊंगा और तुम्हें आना होगा, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ सकूं। वैसे भी कल उस किस के बाद तुमने मुझसे बात ही नहीं की। इशिका उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुमने मुझे किस कैसे किया, मेरा मन तुम्हें मारने का कर रहा है। वो दोनों खाते हुए झगड़ा कर रहे थे। अब उनके सामने पिज्जा का बस लास्ट स्लाइड्स बचा था। दोनों कभी एक दूसरे को देखते तो कभी उस स्लाइस को। दोनों ने एक साथ झपट्टा मार दिया लेकिन वो स्लाइस रक्षित के हाथ लग गई। इशिका का मुंह बन गया, वो अभी भी उस स्लाइस को देख रही थी। रक्षित खड़ा हुआ इशिका के सामने एक घुटने पर बैठ गया। रेस्टोरेंट के सारे लोगों की नजर उन पर ही थी। रक्षित ने वो पिज्जा स्लाइस आगे बढ़ाई और बोला, विल यू शेयर पिज़्ज़ास विद मी टिल द एंड? रक्षित का ऐसा सबसे हटके प्रपोजल देखकर वहां खड़ी लड़कियां बोली, हाय क्या प्रपोज किया है, अगर ये मुझे मिल जाए ना तो मजा आ जाए। हाँ यार कितना क्यूट और हैंडसम है। इशिका उन सभी लड़कियों को गुस्से से घूरने लगी। जिनकी गर्लफ्रेंड थी वह अपने बॉयफ्रेंड को घूर रही थी। रक्षित बोला, जल्दी हाँ बोलो ताकि मैं उठ सकूं, मेरा घुटना दर्द करने लगा है। एक बूढ़ी आंटी बोली, हाँ कर दे बेटा, अगर ये हाथ से चला गया ना तो फिर पछताएगी। देख यहाँ सारी लड़कियां इसे ही देख रही हैं। जैसे ही तूने हाँ कहा वो इसे अपने साथ ले जाएगी। इशिका ने जल्दी से रक्षित के हाथ से वो पिज्जा स्लाइस ले ली और बोली, हाँ मैं शेयर करने के लिए तैयार हूं लेकिन आखिरी स्लाइस हमेशा मेरी रहेंगी। रक्षित खड़ा होते हुए बोला, मंजूर है। रक्षित इशिका के पास चेयर पर बैठ गया। इशिका अकेली उस स्लाइस को खा रही थी और रक्षित उसका मुंह ताक रहा था। इशिका ने तिरछी नजरों से उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो एक बाइट का लो।
रक्षित खुश हो गया। उसने पिज्जा का एक बड़ा बाइट ले लिया। इशिका उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। रक्षित के मुंह से थोड़ा सा पिज्जा बाहर निकल रहा था। इशिका ने उसे अपने मुंह में रख लिया, लेकिन वो ये भूल गई कि वो करने क्या जा रही है। इशिका के इस एक्शन से दोनों के होंठ टच हो गए। रेस्टोरेंट में खड़े सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इशिका दूर हटने को हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रक्षित ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे पेशनेटली किस करने लगा। पहले तो इशिका शॉक हो गई, लेकिन फिर वो उसे किस बैक करने लगी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वो बूई आंटी बोली, मैंने हाँ भरने को बोला था, यहाँ सबके सामने इश्क लड़ाने को नहीं। उस आंटी की बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं रक्षित और इशिका सिर शर्म से झुक गया। कुछ देर बाद वो दोनों हाथों में हाथ डाले वहां से निकल गए। रक्षित इशिका को कार में बैठाते हुए बोला, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। रक्षित इशिका को ड्रॉप कर वहां से आग्नेय के विला के लिए निकल गया। वो स्टडी रूम में गया जहां आग्नेय बैठा काम कर रहा था। रक्षित चेयर पर बैठते हुए बोला, मैंने पता लगाया ये उन लोगों का ही काम है, अब तो पता करना ही पड़ेगा कि बाकी के लोग कौन हैं। और बिंद्रा फैमिली का कुछ पता नहीं चला, वो गायब हो गए, साथ में वो अमित भी। आग्नेय बोला, हो जाने दो गायब, जब उन्हें मरना होगा तब वो खुद मेरे सामने आ जाएंगे। बोलते हुए उसकी नजर सामने गई जहां धनुषी खड़ी थी। धनुषी मुड़ी और वहां से चली गई। उसे जाता देख आग्नेय भी उसके पीछे चला गया और उसके पीछे रक्षित। धनुषी क्लोजेट रूम में थी। उसके सामने एक बैग रखा हुआ था। धनुषी उस बैग को खोलने लगी। आग्नेय वहां आया। उसने धनुषी का हाथ पकड़कर उसे बैग को खोलने से रोकते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? अब क्या तुम घर छोड़कर जाओगी? धनुषी उसे साइड हटाते हुए बोली, सामने से हटो। लेकिन आग्नेय तो हिलने को भी तैयार नहीं था। रक्षित वहां आया और बोला, आग्नेय ठीक कह रहा है धनुषी, तुम तो सब कुछ जानती हो, तो फिर हम सबको छोड़कर क्यों जा रही हो? धनुषी ने एक गहरी सांस छोड़ी और सीरियस होते हुए बोली, मैंने कहा सामने से हटो। आग्नेय ने उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और सर्द आवाज में बोला, मुझे छोड़कर जाने की तो सोचना भी मत। धनुषी चिढ़ते हुए बोली, हटो यार, कहीं नहीं जा रही मैं। रक्षित और आग्नेय हैरानी से उसे देखने लगे। रक्षित बोला, तो फिर ये बैग क्यों? धनुषी बैग खोलते हुए बोली, अभी बताती हूँ। धनुषी ने बैग खोला और उसमें से एक सूटकेस निकाला। रक्षित और आग्नेय एक साथ बोले, ये क्या है? धनुषी के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो उस दिन को याद करने लगी जब उसने छुपकर नेहा, संजय और मोहिनी की सारी बातें सुन ली थी। फ्लैशबैक। नेहा बोली, मॉम आप उसे किस बैंक और लॉकर में लेकर जाएगी? मोहिनी बोली, वो सब पता है मुझे, मेरी अलमारी में सारे पैम्पर है। धनुषी वहां से सीधा मोहिनी के रूम में गई। उसने वो पेपर निकाले और अपने रूम जाकर वो पेपर पढ़ने लगी। अगली सुबह जब वो पार्क गई थी तो आनंद के साथ बिंद्रा हाउस जा रही थी। तब उसने आनंद से कहा, क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? आनंद एक हल्की स्माइल के साथ बोला, हाँ बोलो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। धनुषी एक और बार बोली, पक्का। आनंद ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। धनुषी बोली, पहले मुझे अपना गेटअप ऐसा करना है जिससे मुझे कोई पहचान ना पाए, कोई भी नहीं। आनंद उसे एक बुटीक में ले गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकली तो उसका पूरा लुक चेंज था। उसने पजामा और टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट, बालों में विग पहन रखी थी और उसके ऊपर एक हैट, चेहरे पर धाधी और मूंछ और हाथ में एक सूटकेस। आनंद और धनुषी फिर से कार में बैठ गए। आनंद कार स्टार्ट करते हुए बोला, अब कहाँ जाना है? धनुषी ने उसकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ के सबसे बड़े बैंक में। आनंद कार चलाते हुए बोला, बैंक लूटने का इरादा है क्या? धनुषी सूटकेस पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ लेकिन बैंक नहीं, खुद का लॉकर। कुछ देर में वो दोनों बैंक के सामने थे। धनुषी ने आनंद को देखा। आनंद बोला, जाओ तुम लूट सकती हो। धनुषी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं लूट सकती हूँ। धनुषी कार से उतरी और अंदर चली गई। उसने रिसेप्शन पर जाकर लॉकर के बारे में पूछा। कुछ देर में उसके सामने मैनेजर खड़ा था। धनुषी मैनेजर के साथ ऊपर गई। उसने लॉकर खोला और सारा सामान सूटकेस में डालकर नीचे आ गई। धनुषी कार में बैठी और वो दोनों वहां से आग्नेय के विला के लिए निकल गए। फ्लैशबैक एंड। रक्षित के होठों पर एक प्राउड भरी स्माइल थी, वहीं आग्नेय के फेस पर चिढ़ और जलन। रक्षित बोला, वाह धनुषी, तुमने साबित कर दिया कि तुम रक्षित की बहन हो। आग्नेय चिढ़ते हुए बोला, तुम ये काम मुझे भी तो बोल सकती थी। धनुषी मुंह बनाते हुए बोली, तुमने ही तो कहा था कि हम पर कोई नजर रखे हुए हैं, तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। रक्षित बोला, तो तुम इस बात से गुस्सा नहीं थी कि हम तुम्हारे डैड को मारना चाहते हैं? धनुषी के चेहरे पर उदासी आ गई। वो बोली, किस बच्चे को बुरा नहीं लगेगा कि उसके माँ बाप मरने वाले हैं?
हाँ मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि एक गुनहगार को उसकी सजा मिलने वाली है, और जिसे मैं अपनी मॉम समझती थी वो तो मेरी माँ है ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कौन है। आग्नेय ने धनुषी को अपने सीने से लगा लिया। धनुषी बेडरूम में जाते हुए बोली, वो सब छोड़ो और जल्दी आओ देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। धनुषी बेड के बीचों बीच बैठ गई और आग्नेय और रक्षित उसके दोनों तरफ। वह तीनों ऐसे बैठे थे जैसे अभी यहाँ प्रसाद बंटने वाला है। धनुषी ने सूटकेस खोला, उसमें एक पेन ड्राइव, कुछ पेपर्स, एक छोटी सी डायरी और एक चाबी थी। धनुषी ने पेन ड्राइव उठाया और आग्नेय को देते हुए बोली, ये लो, मैंने इसे देख लिया, किसी काम की नहीं क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा है। आग्नेय उस पेन ड्राइव को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, पासवर्ड तोड़ देंगे। धनुषी बोली, तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, इसके अंदर से सब कुछ उड़ जाएगा, उसके बाद इस खाली पेन ड्राइव का क्या करोगे। आग्नेय उसे देखने लगा। रक्षित उस चाबी को उठाते हुए बोला, ये चाबी किस चीज की है। धनुषी ने अपने कंधे उचका दिए। आग्नेय उस चाबी को देखते हुए बोला, ये चाबी तो किसी संदूक की लग रही है। धनुषी ने वो पेपर्स उठाए और उन्हें पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है। आग्नेय ने वो पेपर लिए और वो भी उतना ही शौक हो गया। रक्षित पेपर छीनते हुए बोला, ऐसा भी क्या है इनमें। रक्षित ने पेपर्स छीने और बोला, इट्स इम्पॉसिबल, जब सालों पहले अंकल अपनी सारी प्रॉपर्टी उन सबको नहीं दे पाए तो ये सब तेरे नाम कैसे हो गया। आग्नेय, वो तो सब कुछ बर्बाद हो गया था ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेपर्स धनुषी के लॉकर में कैसे। धनुषी ने अमाउंट देखी और बोली, 20 लाख करोड़ का है सब कुछ। आग्नेय के फेस पर कोई भाव नहीं थे, वो किसी गहरी सोच में गुम हो गया। धनुषी ने वो डायरी उठाई और उसे देखने लगी। उसमें कुछ तो लिखा हुआ था लेकिन वो लैंग्वेज बहुत अलग थी। धनुषी बोली, ये क्या लिखा हुआ है। आग्नेय ने धनुषी के हाथ से डायरी ली और बोला, ये तो जापानीज में कुछ लिखा हुआ है। आग्नेय ने अगला पेज पलटकर देखा, उसमें एक अलग भाषा में लिखा हुआ था। उससे अगले में भी कुछ लिखा था जो अलग भाषा में था। आग्नेय बोला, ये अलग अलग लैंग्वेज में क्यों लिखा है। धनुषी ने वो डायरी ली। अचानक लेने से उस डायरी के अंदर से एक फोटो निकली जिसकी साइज उस डायरी जितनी ही थी। धनुषी के सामने एक पेज आया जिस पर लिखा हुआ था, पासवर्ड तुम्हें इन भाषाओं में ही मिलेगा। आग्नेय ने वो फोटो उठाई और देखने लगा। वो फोटो एक औरत की थी जो बहुत सुंदर थी। धनुषी ने वो फोटो देखी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या ये मेरी माँ है। आग्नेय ने धनुषी के आंसू पोंछे और बोला, हो सकता है क्योंकि ये लॉकर तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे लिए खोला था। रक्षित ने वो फोटो ली और उसे गौर से देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। आग्नेय और धनुषी रक्षित को देखने लगे। रक्षित याद करने की कोशिश करते हुए बोला, याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। धनुषी रक्षित का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना, आपने इन्हें कहाँ देखा है, क्या वो जिंदा है। रक्षित अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। कुछ देर बाद वो जोर से बोला, याद आया। आग्नेय और धनुषी गौर से रक्षित को देखने लगे। रक्षित आग्नेय से बोला, तुझे याद है मैं तेरे बर्थडे पर घायल होकर आया था। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर उदासी थी। आग्नेय बोला, मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ। रक्षित आगे बोला, मुझे मेंशन तक इसी औरत ने छोड़ा था। आग्नेय की नजरें गहरी हो गई और बोला, ये सब बहुत गहरा होता जा रहा है। पापा अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकते थे, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम है और पेपर्स पर पापा के जगह किसी औरत के सिग्नेचर है। ये औरत जिसने तुझे बचाया, अगर इसे सब कुछ पहले से पता था तो इसने हमें बताया क्यों नहीं, और अगर ये उन सब में से एक है तो इसने तुझे क्यों बचाया। आग्नेय ने उस सूटकेस में रखे सामान की तरफ देखते हुए बोला, इस चाबी का क्या मतलब है, किस चीज की है ये। सवाल बहुत सारे और जवाब एक भी नहीं। धनुषी रक्षित से बोली, भाई एक बार याद कीजिए ना, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। रक्षित उस हादसे को फिर से याद करने लगा जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया था। फ्लैशबैक, कुछ कारें सड़क पर दौड़ रही थी, उनमें से एक कार में एक फैमिली बैठी थी। रक्षित अपनी बहन छाया की गोद में बैठा था जो उसकी मॉम की गोद में बैठी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से रक्षित को देख रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। वो हंसती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। रक्षित के पापा के फोन बजा, उन्होंने फोन उठाया और बोले, कुछ पता चला। दूसरी तरफ की बात सुनकर उन्होंने फोन रखा और अपनी पत्नी से कहा, हमारा शक सही था, वो सब के सब मिले हुए हैं, हमें अर्नव और मीरा को सब कुछ बताना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। बोलते हुए उनकी नजर सामने गई जहां दो ट्रक उनकी ही तरफ आ रहे थे, वो भी बड़ी तेजी से। ट्रक कार से टकराता उससे पहले ही रक्षित के पापा ने उसे गोद में उठाकर कार से बाहर फेंक दिया, जिससे वो घूरते हुए एक खेत में जा गिरा, लेकिन इस बीच उसे चोट लग चुकी थी।
ट्रक ने कार को टक्कर मारी दी जिससे कार बुरी तरह डैमेज हो गई। पीछे से एक और ट्रक आया, उसने भी कार को टक्कर मारी दी जिससे कार खाई में जा गिरी। ट्रक ने कार को टक्कर मारी दी जिससे कार बुरी तरह डैमेज हो गई। पीछे से एक और ट्रक आया, उसने भी कार को टक्कर मारी दी जिससे कार खाई में जा गिरी। रक्षित ने जब ये देखा तो रोने लगा। वो चिल्लाने ही वाला था कि उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। रक्षित ने जब डर से पीछे मुड़कर देखा तो वो एक औरत थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। ट्रक ड्राइवर उतरा और बोला, देखो कहीं कोई बच ना जाए वरना वो हमें मार देंगे। वो चारों तरफ फैल गए। वो औरत रक्षित को गोद में उठाकर वहां से ले गई। वो मैंशन के पास आकर रुकी। उसने जब देखा कि अंदर पार्टी चल रही है तो वह एक पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। उसने रक्षित को नीचे उतारा और उसे चुप कराते हुए बोली, बेटा रोते नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। रक्षित बस रोए जा रहा था। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया। वो औरत उस आदमी से बोली, अभी मुझे जाना होगा, पार्टी खत्म होते ही इसे अंदर जाने देना, और हाँ, ये उन लोगों की नजर में नहीं आना चाहिए। उस आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो औरत वहां से चली गई। पार्टी खत्म होते ही उस आदमी ने रक्षित को थोड़ी आगे छोड़ा और वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड रक्षित की आंखों में आंसू थे। आग्नेय की आंखों में नमी आ गई। वह खड़ा हुआ और वहां से चला गया। धनुषी ने रक्षित को गले लगा लिया। रक्षित बोला, मैं ठीक हूं। धनुषी मुस्कुराते हुए बोली, पता है मुझे। रक्षित बोला, तुम आग्नेय के पास जाओ। धनुषी खड़ी हुई और आग्नेय को ढूंढने लगी। उसे गाने की आवाज सुनने लगी। वह उसका पीछा करते हुए चली गई। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ, वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था, बेवजह प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा हो। धनुषी टेरेस पर चली गई जहां आग्नेय बैठा हुआ था। वो आसमान की तरफ देखते हुए गाना गा रहा था। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हो। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। धनुषी को खुद के लिए और आग्नेय के लिए, दोनों के लिए बुरा लग रहा था। खुद के लिए इसलिए कि उसका पति किसी और लड़की से प्यार करता है जो उसका पहला प्यार है। हर वक्त दिल को जो सताए ऐसी कमी है तू, मैं भी ना जानूं ये कि इतना क्यों लाजमी है तू। नींदें जाके ना लौटी, कितनी रातें ढल गई, इतने तारे गिने कि उंगलियां भी जल गई, ओ हो। और आग्नेय के लिए इसलिए कि उसे उसका प्यार नहीं मिला। धनुषी ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और आग्नेय की तरफ कदम बढ़ा दिए। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हो। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तो आखिरी आंसू ओ यारा है, आखिरी तो गम दिल अब कहाँ जो दोबारा दे दे किसी को हम अपनी शामों में हिस्सा, फिर किसी को ना दिया इश्क, तेरे बिना भी मैंने तुझसे ही किया, ओ हो। धनुषी आग्नेय के कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि उसकी नजर आग्नेय के हाथों में रखी फोटो पर गई, जो एक क्यूट सी बच्ची की तस्वीर थी। वो उस फोटो में मुस्करा रही थी जिसमें उसके कुछ दांत दिख रहे थे। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हो। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हो। धनुषी ने हाथ पीछे खींच लिए। जब आग्नेय ने उस तस्वीर पर किस किया, धनुषी की आंखों से एक बूंद आंसू की गिर गई। उसने अपने कदम पीछे लिए और वहां से चली गई। फासले ना दे कि मैं हूं आश्रय तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, आजमा रहा मुझे क्यों, आ भी जा अब कहीं से, अब तू कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, सीने में जो धड़कने हैं तेरे नाम पे चले हैं, कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। कुछ देर बाद रक्षित आया। आग्नेय अभी भी उस फोटो को देख रहा था। रक्षित ने उस फोटो को देखा, उसकी भी आंखें नम हो गई। रक्षित ने आग्नेय के हाथ से वो फोटो ली और बोला, मुझे पता है तू छाया से बहुत प्यार करता है, उसके जन्म लेने से पहले से, लेकिन वो अब नहीं रही, वो तेरा पास्ट है आग्नेय, और तेरे पास्ट की वजह से तेरे प्रेजेंट और फ्यूचर पर असर पड़ रहा है। आग्नेय को कुछ समझ नहीं आया। वो रक्षित की तरफ देखने लगा। रक्षित ने उसे नीचे देखने का इशारा किया। आग्नेय ने नीचे देखा। धनुषी भागते हुए बाहर जा रही थी। रक्षित बोला, अब वो है तेरा सब कुछ और वो ही मेरी बहन भी है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तेरी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए। ये लास्ट बार है, अगर आज के बाद तूने उसे आंसू दिए तो मैं खुद उसे तुझसे दूर कर दूंगा। आग्नेय वहां से उठकर धनुषी के पीछे जाने लगा। रक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अभी उसे अकेलेपन की जरूरत है। रक्षित ने उसे छाया की फोटो पकड़ा दी और बोला, अब फैसला तेरे हाथ में है, क्योंकि छाया तो जिंदा होकर वापस आने से रही। रक्षित वहां से चला गया। आग्नेय कभी छाया की तस्वीर को देखता तो कभी बाहर की तरफ, जहां अब अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। धनुषी अपने अपार्टमेंट पहुंची। उसने डोर बंद किया और बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगी। उसने अपना फेस पोंछा और बोली, तो क्यों मन छोटा कर रही है, वो बस उनका पास्ट है और उनका पहला प्यार, लेकिन अब उनका सब कुछ तू है।
धनुषी ने खुद से ये बात बोल तो दी थी लेकिन उसे अभी भी बुरा लग रहा था। धनुषी जाकर बेड पर गिर गई और सोने की कोशिश करने लगी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे अब आग्नेय की आदत हो चुकी थी। यही हाल आग्नेय का भी था, वह भी बेड पर करवट बदल रहा था। जब वो करवटें बदलकर थक गया तो बैठ गया और बोला, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो वहां से जाने लगा लेकिन फिर उसे रक्षित की बात याद आ गई। वो फिर से बेड पर बैठ गया। सुबह होते ही आग्नेय ऑफिस के लिए निकल गया। जब वो ऑफिस गया तो मैनेजर उसके पास आया और बोला, सर सुनैना ने कुछ दिन की छुट्टी ली है, तब तक के लिए आपके लिए एक टेम्पररी असिस्टेंट रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपको वो असिस्ट करेगी, वरना मैं किसी और को देखता हूँ। आग्नेय ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। मैनेजर वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद एक लड़की अंदर आई। उसने आते ही आग्नेय को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं छाया हूं और आज से कुछ दिनों तक मैं आपको असिस्ट करूंगी। आग्नेय ने छाया नाम सुनकर ऊपर देखा। सामने बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी जिसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी, ब्राउन आंखें जिनमें इस वक्त आग्नेय देख रहा था, लेकिन इस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कोई नहीं बता सकता था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। आग्नेय ने अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ा ली और बोला, पूरा नाम क्या है? वो लड़की उदासी से बोली, मैं अनाथ हूं सर, मुझे नहीं पता मेरा पूरा नाम क्या है। लोगों ने कहा कि मैं एक खाई में मिली थी जहां बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आग्नेय के हाथ रुक गए। वो बोला, तुम जाओ। वो लड़की वहां से चली गई। आग्नेय खड़ा हुआ। उसने अपनी सिगरेट जलाई और उसके कस लेते हुए बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें इस वक्त बहुत गहरी थी। धनुषी इस वक्त हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने बैठी थी। उसके फेस पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सामने बैठा डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख रहा था। उसने रिपोर्ट बंद की और अपना चश्मा उतारकर धनुषी की तरफ देखा और बोला, देखो धनुषी, वैसे तो ऐसी बातें पेशेंट को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अब जब तुम्हारे साथ कोई नहीं तो तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। धनुषी का दिल जोरों से धड़क रहा था। डॉक्टर ने उसके आगे पानी का गिलास रखा और बोला, पहले तुम पानी पी लो। धनुषी के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और एक सिप लेकर नीचे रख दिया। धनुषी डॉक्टर की तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, धनुषी देखो, सुनकर पैनिक मत करना। धनुषी बोली, डॉक्टर जो बोलना है साफ साफ बोलिए। डॉक्टर धनुषी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है धनुषी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत से डॉक्टर से बात की लेकिन कोई भी इतना कैपेबल नहीं है। धनुषी की आंख से आंसू बह गया। उसने अपनी रिपोर्ट उठाई और बोली, थैंक यू डॉक्टर। धनुषी वहां से चली गई। धनुषी वहां से सीधा आग्नेय के पर्सनल विला की तरफ चली गई। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखा। वो उस मंदिर में जाकर बैठ गई और सामने रखी शिवलिंग को देखकर रोते हुए बोली, जब मुझसे खुशियां छिननी ही तो मुझे खुशियां दी ही क्यों? क्यों दी मुझे खुशियां? धनुषी कुछ देर बाद वहां से निकल गई। वो रूम में गई। उसने रूम अंदर से बंद कर लिया। वह जाकर नीचे बेड के सहारे बैठ गई। उसने रिपोर्ट खोली और उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए बोली, हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब मरना चाहती थी तब मर नहीं पा रही थी और अब जब जीना चाहती हूं तो मेरे पास वक्त नहीं। धनुषी को आग्नेय का ख्याल आया। वो बोली, अगर आग्नेय को ये बात पता चल गई तो वह टूट जाएगा। वो पहले ही छाया के गम से बाहर नहीं निकल पाया है। अगर अब उसने मुझे कुछ होते हुए देख लिया तो नहीं नहीं, मैं उससे बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, उसके दिल में अपने लिए नफरत भरकर, ताकि वो मुझे ढूंढने की कोशिश भी ना करे। धनुषी अपने आंसू पोंछते हुए उठी। वो एक सेल्फ के पास गई जहां बहुत सारी फाइल रखी थी। उसने सबसे नीचे वो रिपोर्ट रख दी। उसकी नजर वहीं रखी अपनी मां की तस्वीर पर गई। उसने वो तस्वीर उठाई और बोली, मां आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। धनुषी आग्नेय की तस्वीर के पास गई और उस पर हाथ फेरकर रोते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें कभी बताऊंगी नहीं। तुम्हें मुझसे नफरत करनी होगी, इतनी कि तुम मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करो। आग्नेय बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और रोते हुए गाने लगी, किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहां ढूंढूं, बेनिशान सा वक्त भी यहां है। धनुषी चलते हुए आग्नेय की तस्वीर के पास गई और उसे देखने लगी। जाने कितने लबों पे गिरे हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बसे जीते हैं सपने, क्यों आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों में यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। धनुषी बालकनी में खड़ी आसमां को देख रही थी। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में ना आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहा छोड़े इन जिस्मों में साए, यही बार बार सोचती हूँ तन्हा में, यहाँ मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, जो भेजी थी दुआ, भेजी थी दुआ।
धनुषी वही बालकनी में बैठकर रोने लगी। वो ना जाने कितनी देर तक ऐसी ही रोती रही। आग्नेय एक मीटिंग में बैठा था, लेकिन आज पहली बार उसका ध्यान मीटिंग में नहीं था। वो कभी धनुषी के बारे में सोचता तो कभी उसकी नज़र छाया पर चली जाती। छाया इस वक्त क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन दे रही थी और सभी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। आग्नेय का दिल पता नहीं क्यों लेकिन बहुत घबरा रहा था। उसने अपने एक आदमी को मैसेज किया कि वो छाया की पूरी डिटेल लेकर आए। मीटिंग खत्म होते ही वो दोनों वहां से निकल गए। आग्नेय उससे बोला, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? छाया एक स्माइल के साथ बोली, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। आग्नेय ने कार ली और वहां से चला गया। छाया भी वहां से निकल गई। वो फोन चलाते हुए जा रही थी, तभी सामने से एक कार आई। छाया डर गई और वहीं खड़ी हो गई। उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। छाया ने कसकर आंखें बंद कर ली। कार छाया के बिल्कुल पास आकर रुकी। कार में से जल्दी से रक्षित निकला। वो बोला, मिस आप ठीक है? छाया ने कहा, आंखें खोली और बोली, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे तो लगा आज तो मैं गई। रक्षित झुककर छाया का सामना उठाने लगा। रक्षित की नजर जैसे ही छाया के फोन पर गई वो उसे उठाते हुए बोला, ये बच्ची की फोटो। छाया ने फोन देखा और हंसते हुए बोली, ये तो मेरी बचपन की तस्वीर है। रक्षित हैरानी से उस फोटो को देखते हुए बोला, छाया। छाया रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता? रक्षित खड़ा हुआ और छाया को देखने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त एक साथ कई इमोशन थे। छाया उसके आगे हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? रक्षित होश में आया और जल्दी से बोला, आई एम सॉरी, वो आपका नाम मेरे किसी अपने से मिलता जुलता है तो बस इसलिए। रक्षित ने उसे उसका सामना दिया और बोला, आप कहाँ रहती हैं? छाया उसे घूरते हुए बोली, क्यों, आप होते कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाले? रक्षित अपनी बात संभालते हुए बोला, मैं तो इसलिए बोल रहा था ताकि अगर आपका घर रास्ते में है तो मैं आपको छोड़ दूं। रक्षित अपनी बात संभालते हुए बोला, मैं तो इसलिए बोल रहा था ताकि अगर आपका घर रास्ते में है तो मैं आपको छोड़ दूं। छाया वहां से जाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। छाया वहां से चली गई। जब तक छाया रक्षित की आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वो उसे देखता रहा। उसके जाते ही वह भी अपनी कार में बैठकर चला गया। आग्नेय जब विला पहुंचा तो उसकी कार आवाज सुनकर धनुषी बाथरूम में अपना फेस वॉश करने चली गई। वह अपना मुंह पोंछकर बाहर आई और खड़ी हो गई। आग्नेय रूम में आया। उसने जब धनुषी को देखा तो जैसे उसके दिल को एक सुकून सा मिला। आग्नेय ने जाकर धनुषी को पीछे से हग कर लिया। धनुषी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह से उसे इसी की तो जरूरत थी। आग्नेय बोला, कल रात तुम यहां से क्यों गई? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आई? धनुषी ने कसकर अपनी मुट्ठी कर ली। उसे इसी का तो अब डर लगने लगा था। धनुषी की खामोशी देखकर आग्नेय को लगा कि वो अभी भी नाराज है, इसलिए उसने उसे छोड़कर एक कदम पीछे हुआ और उसे अपनी तरफ मोड़ दिया। धनुषी की लाल सूजी हुई आंखों को देखकर आग्नेय फिक्र करते हुए बोला, बेबी गर्ल, डिड यू क्राई? योर आईज आर रेडेंड इन द कॉर्नर। धनुषी मना करते हुए बोली, नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? वो ये तो मैंने आज बालों में शैम्पू किया था तो वो आंखों में चला गया इसलिए लग रहा है। आग्नेय ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और धनुषी के बालों को सूंघते हुए बोला, नहीं, तुमने आज शैम्पू नहीं किया, मुझे तुम्हारे शैम्पू की स्मेल पता है। धनुषी अपनी नजरें चुराने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि वो क्या एक्सक्यूज बनाए। आग्नेय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों पर किस करते हुए बोला, तुम कल वाली बात की वजह से परेशान हो? धनुषी ने कोई जवाब नहीं दिया। आग्नेय ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर तुम कल की वजह से परेशान हो तो तुम मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकती हो। धनुषी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस आग्नेय को महसूस कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि बहुत जल्द वो उससे अलग होने वाली है। इस वक्त धनुषी बता नहीं सकती थी कि वो क्या महसूस कर रही है। आग्नेय ने उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, मां घर बुला रही है, चले। धनुषी ने सिर हिला दिया। धनुषी के हाथ में उसकी मां की तस्वीर थी जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। वो दोनों वहां से निकल गए। रक्षित अपने रूम में बैठा छाया के बारे में सोच रहा था। वो खुद से बोला, क्या ऐसा हो सकता है जैसे पापा ने मुझे बाहर फेंक दिया वैसे ही छाया को भी फेंक दिया हो? लेकिन अगर वो जिंदा थी तो हमें मिली क्यों नहीं? रक्षित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे धनुषी की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे पता था कि अगर आग्नेय को सच पता चल गया तो पता नहीं वो सनकी आदमी क्या फैसला लेगा। रक्षित बोला, मैं इस बारे में आग्नेय को कुछ बताऊंगा ही नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। रक्षित इस बात से अनजान था कि आग्नेय ने छाया को देख लिया है। अब वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहता है। रक्षित बाहर आया, उसी वक्त आग्नेय और धनुषी भी अंदर आ गए। मीरा जी धनुषी को देखते हुए बोली,
बेटा तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों है, क्या तुम रोई थी? धनुषी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, वो आंखों में शैम्पू चला गया था। मीरा जी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोली, अपना ख्याल रखा करो, ऐसे कौन शैम्पू करता है। मीरा जी ने आइस क्यूब मंगाए और धनुषी की आंखों की सिकाई करने लगी। आग्नेय ऊपर रूम में चला गया। उसके पास फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दी है, आप एक बार देख लीजिए। आग्नेय ने अपना लैपटॉप उठाया और ईमेल चेक कर उसमें इन्फॉर्मेशन देखने लगा। छाया ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। उसकी बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें भी थी। वो सच में छाया थी। आग्नेय उन फोटो को ही देख रहा था। कुछ देर बाद उसने फोन उठाया और रक्षित को मैसेज किया। रक्षित आग्नेय के रूम में आया और बोला, क्या हुआ, तूने क्यों बुलाया मुझे? आग्नेय ने उसकी तरफ अपना लैपटॉप कर दिया। रक्षित ने जैसे ही इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसकी आंखों में आंसू और होठों पर स्माइल आ गई। वो बोला, मतलब वो सच में मेरी बहन है? आग्नेय बोला, क्या तू पहले से इसे जानता है? रक्षित बोला, नहीं, आज आते समय टकरा गया था। धनुषी दरवाजे पर खड़ी दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसे लैपटॉप में खुली हुई तस्वीरें भी साफ दिख रही थी। धनुषी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी ने बेदर्दी से कुचल दिया हो। उसने खुद को संभाला और बोली, तो क्यों उदास है रही है? तेरे लिए तो ये अच्छी बात है कि वो अब खुद तुझे छोड़ देगा, उसे बस एक बहाना चाहिए। धनुषी वहां से चली गई। रक्षित आग्नेय से बोला, तो अब तू क्या करेगा? आग्नेय अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, मैं क्या करूंगा? रक्षित खड़ा हुआ और बोला, देख आग्नेय, धनुषी अब मेरी बहन है। मैंने तुझे कल भी वॉर्न किया था और आज भी वॉर्न कर रहा हूं, उसके साथ कुछ गलत मत करना। आग्नेय ने लैपटॉप बंद किया और बोला, अब तो क्या करेगा? रक्षित सोचते हुए बोला, मैं क्या करूंगा मतलब? आग्नेय खड़ा हुआ और बोला, छाया को यहां लेकर आएगा या अब उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं? रक्षित वहां से जाते हुए बोला, अभी लेकर आता हूं। रक्षित कार लेकर वहां से निकल गया। धनुषी दूसरी बालकनी में खड़ी यह सब देख रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी अपनी मां की फोटो को देखा और बोली, बस 1 महीना मां, उसके बाद मैं आपके पास रहूंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। धनुषी वहां से नीचे चली गई और शिवी के साथ बैठ गई। शिवी धनुषी से बातें कर रही थी और धनुषी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। रक्षित एक चोल में आकर रुका। वो सीधा एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने डोर बेल बजाई। अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। रक्षित ने फिर से बजाए। इस बार धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। छाया ने थोड़ा सा बाहर झांक कर देखा। रक्षित को खड़ा देख उसने पूरा दरवाजा खोला दिया। रक्षित कुछ बोलता उससे पहले ही छाया बोली, शक्ल से तो शरीफ लगते हो लेकिन हो नहीं, मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गए। रक्षित बोला, नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तय तुम्हें लेने आया हूं। छाया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रही हूं। रक्षित ने अपनी जेब से छाया की तस्वीर निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, ये तुम ही हो ना? छाया ने वो तस्वीर रक्षित के हाथ से ली और बोली, ये तो मैं ही हूं, मेरी फोटो तुम्हारे पास कैसे आए? रक्षित उसे समझाते हुए बोला, देखो छाया, तुम मेरी बहन हो, एक भयानक एक्सीडेंट के कारण हम दोनों अलग हो गए थे। छाया बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह बाहर आई। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम थी। उसने वो रक्षित के सामने कर दी और बोली, तुम इनमें से कौन हो? उस फोटो फ्रेम में अर्णव जी, मीरा जी, आग्नेय, छाया, रक्षित और उसके मम्मी पापा थे। रक्षित ने अपनी फोटो पर उंगली रख दी। छाया कभी उस फोटो को देखती तो कभी रक्षित को। रक्षित बोला, मैं सचमुच तुम्हारा भाई हूं। छाया बोली, देखो पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं आप पर विश्वास कर लूं, इसलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रक्षित खुश हो गया और बोला, ठीक है तो चलो। छाया रक्षित के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गई। शिवी बोली, भाभी कल शॉपिंग के लिए चले? धनुषी कहीं खोई हुई ही बोली, हम। शिवी खुश हो गई और बोली, ये हम कल शॉपिंग पर जाएंगे। शिवी की तेज आवाज सुनकर धनुषी होश में आए। वो शिवी को देखने लगी। तब तक बाहर कार आकर रुकी। धनुषी समझ गई कि कौन आया है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। छाया ने जैसे ही घर में अपना कदम रखा वैसे ही धनुषी ने पलटकर देखा। आग्नेय भी नीचे आ गया था। उसकी नजर डोर पर ही थी। रक्षित छाया को अंदर लेकर आया। शिवी बोली, भाई ये लड़की कौन है? रक्षित ने सबको बुलाया। मीरा जी और कैलाश जी भी वहां आ गए। रक्षित छाया को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, ये छाया है मेरी बहन जो आज मुझे मिल ही गई। मीरा जी छाया के पास आई और बोली, ये हमारी छाया है। छाया ने अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर में मीरा जी का चेहरा देखा जो उनसे मेल खा रहा था। रक्षित बोला, छाया ये आंटी है। छाया मीरा जी के पांव छूते हुए बोली, हेलो आंटी।
मीरा जी उसे उठाया और गले लगाते हुए बोली, तुम मेरी बेटी हो और बेटियां पाँव नहीं छूती। रक्षित छाया को कैलाश जी से मिलवाते हुए बोला, ये मामा जी है। कैलाश जी ने छाया के सिर पर हाथ रखा और बोले, आखिरकार हमारी तलाश खत्म हो ही गई, तुम जिंदा हो ये देखकर बड़ी खुशी हुई। रक्षित शिवी से मिलवाते हुए बोला, ये शिवी है इस घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली। शिवी छाया के गले लगते हुए बोली, आपको पता है रक्षित भाई आपको बहुत मिस करते थे। रक्षित ने धनुषी को कंधे से पकड़ा और बोला, ये है धनुषी, ये भी मेरी बहन है, दिल का रिश्ता है हमारा और आग्नेय की वाइफ। धनुषी ने एक हल्की झूठी स्माइल के साथ छाया को देखा। आग्नेय अभी भी स्टेयर्स पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। आग्नेय की नजरें छाया और धनुषी दोनों पर थी। रक्षित आग्नेय के पास जाते हुए बोला, ये है आग्नेय मेरा यार। छाया हैरानी से बोली, बॉस आप? आग्नेय ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो बस उसे देख रहा था। वहीं धनुषी ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी क्योंकि उसे आग्नेय का इस तरह छाया को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रक्षित खुद से बोला, अब समझ आया इसने क्यों छाया की इन्फॉर्मेशन निकलवाई, ये तो मुझसे भी पहले इससे मिल चुका था। रक्षित बोला, ये आग्नेय है धनुषी का पति। छाया ने अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखा जिसमें आग्नेय छाया के गाल पर किस कर रहा था। छाया धीरे से बोली, हस्बैंड। मीरा जी बोली, अब सब आकर डिनर कर लो। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, उन्हें खाना सर्व किया गया। छाया की नजरें बार बार आग्नेय पर जा रही थी जिसे सब देख रहे थे। धनुषी ने 2 बाइट ली और बोली, मेरा पेट भर गया। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही धनुषी वहां से चला गया। मीरा जी ने आग्नेय को देखा। धनुषी रूम में गई, उसने अपने हाथ में पकड़ी फोटो को कॉफी टेबल पर रख दिया और खुद बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। आग्नेय ने खाने की प्लेट उठाई और रूम में चला गया। छाया बस उसे ही देख रही थी। आग्नेय बालकनी में गया, उसने धनुषी की नेक पर अपने होंठ रख दिए और बोला, तुम बिना डिनर किए ऊपर क्यों आ गई? धनुषी आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मैंने डिनर कर लिया, इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगी। आग्नेय ने धनुषी को अपनी तरफ पलटा और उसे अंदर ले जाकर बेड पर बैठाते हुए बोला, तुमने सिर्फ 2 बाइट ली थी, उनमें तुम्हारा पेट भर भी गया। धनुषी आग्नेय की आंखों में देखते हुए बोली, मेरा सच में पेट भर गया है। आग्नेय को धनुषी की आंखों में सच नजर आ रहा था। आग्नेय ने प्लेट साइड में रखी और उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तुम सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही हो? धनुषी एक हल्की स्माइल के साथ बोली, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या मिस्टर राक्षस? आग्नेय एक स्माइल के साथ बोला, बिल्कुल भी नहीं। आग्नेय ने उसे सीने से लगा लिया। धनुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो आग्नेय के सामने कमजोर पड़ रही थी जो वो नहीं पढ़ना चाहती थी। सर, छाया की आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। छाया अपना चेहरा फेरते हुए बोली, सॉरी, मैं आपसे सुबह बात कर लूंगी। छाया वहां से जल्दी से चली गई। आग्नेय ने धनुषी को सुला दिया और बोला, तुम आराम करो। आग्नेय भी धनुषी के पास ही लेट गया। कुछ ही देर में धनुषी को नींद आ गई। आग्नेय खड़ा हुआ और अपनी सिगरेट लेकर बालकनी में चला गया। उसके हाथ में वो डायरी थी। वो उसके पहले पेज को पढ़ रहा था, उसमें से उसे पासवर्ड ढूंढना था। उसके सामने उसका आईपैड रखा था जिसमें वो सब कुछ नोट कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पासवर्ड क्या है क्योंकि उसमें से बहुत सारे नंबर और लेटर निकलकर आ रहे थे। उसे काम करते हुए आधी रात हो गई। तभी उसे अंदर से कुछ आवाजें आई। आग्नेय अंदर आया। धनुषी पसीने से भीगी हुई थी, वो रो भी रही थी, शायद फिर से कोई बुरा सपना देख रही थी। वो अचानक एक चीख के साथ उठी। आग्नेय ने उसे जल्दी से सीने से लगा लिया और बोला, शांत हो जाओ बेबी डॉल, बस एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। धनुषी धीरे धीरे शांत हो गई। वो आग्नेय को देखने लगी। आग्नेय ने उसे फिर से सुला दिया, लेकिन इस बार उसने आग्नेय का हाथ पकड़ रखा था। आग्नेय भी सो गया। सुबह धनुषी आग्नेय को देख रही थी जो तैयार हो रहा था। वो पलटकर वहां से जाने लगा। धनुषी उसे रोकते हुए बोली, आग्नेय। आग्नेय हैरानी से पीछे मुड़ा क्योंकि ये पहली बार था जब धनुषी ने उसे उसके नाम से बुलाया था। अब तो आग्नेय को सच में लग रहा था कि कोई तो गड़बड़ है। धनुषी आग्नेय के पास आई और उसे कसकर हग कर लिया। आग्नेय बोला, स्वीट हार्ट, सब कुछ ठीक है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे कुछ गड़बड़ है? धनुषी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो उसके ऐसे ही गले लगी रही। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे आ गए। धनुषी और शिवी शॉपिंग के लिए जा रहे थे। वहां इशिका भी आई हुई थी। रक्षित और इशिका के इशारे चल रहे थे जिसे शिवी अच्छे से नोटिस कर रही थी। धनुषी और शिवी शॉपिंग के लिए जा रहे थे। वहां इशिका भी आई हुई थी। रक्षित और इशिका के इशारे चल रहे थे जिसे शिवी अच्छे से नोटिस कर रही थी। शिवी रक्षित के पास गई और बोली, भाई आपने मेरे लिए भाभी चुन ही ली।
रक्षित इशिका को देखता हुआ बोला, हाँ। रक्षित ने जल्दी से शिवी को देखा और बोला, चुप कर। शिवी हंसने लगी। वो छाया को इशिका से मिलाते हुए बोली, छाया दी, ये है इशिका दी और जल्द ही होने वाली भाभी। शिवी की बात सबने सुन ली थी। सब रक्षित और इशिका को देखने लगे। धनुषी की नजर भी दोनों पर चली गई। मीरा जी दोनों को देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि अब मुझे वरुण से बात करनी होगी ताकि मुझे एक और बहू मिल सके। इशिका की नजरें शर्म से झुक गई। वहीं रक्षित भी अपने बालों में हाथ फेरने लगा। आग्नेय बोला, ये कब हुआ? तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। रक्षित बोला, मैंने कुछ नहीं छुपाया, अगर तुझे तेरे काम से फुर्सत मिले तब तो तू कुछ देखे ना। धनुषी इशिका के पास गई और बोली, मैंने कहा था ना कि तू बहुत जल्द मेरी भाभी बनने वाली है। धनुषी इशिका को गले लगाते हुए बोली, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। छाया बोली, मैं अब ऑफिस के लिए निकलती हूं। आग्नेय बोला, मैं भी चलता हूं। वो दोनों वहां से निकल गए। शिवी बोली, भाभी चलिए हम भी चलते हैं। वो दोनों निकल गई। उनके पीछे इशिका और रक्षित भी निकल गए। कैलाश जी बोले, ऐसा लग रहा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। मीरा जी बोली, हाँ भाई, अब बस मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। धनुषी और शिवी मेघालय के सबसे बड़े मॉल के सामने खड़ी थी। शिवी धनुषी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। शिवी कपड़े देख रही थी और धनुषी वहां बैठी कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। धनुषी शिवी से बोली, जा अब तो इन्हें जल्दी से ट्राई करके आ। शिवी सारे कपड़े लेकर ट्रायल रूम में चली गई। आनंद वहां एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। उसने जैसे ही धनुषी को देखा वो उसके पास आ गया और बोला, धनुषी तुम यहाँ? धनुषी ने उसे हग किया और बोली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। धनुषी का चेहरा देखकर आनंद बोला, कुछ बात है क्या? धनुषी कुछ देर की खामोशी के बाद बोली, आनंद मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आनंद और धनुषी एक दूसरे को देखने लगे। आनंद बोला, बोलो क्या हेल्प चाहिए? इस बार भी कोई लॉकर लूटना है क्या? धनुषी हंसते हुए बोली, नहीं, इस बार मुझे कोई लॉकर नहीं लूटना। धनुषी आनंद से कुछ बातें करने लगी। आनंद हैरानी से बोला, आर यू श्योर? धनुषी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आनंद बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कर दूंगा। तभी शिवी बाहर आते हुए बोली, भाभी मैं कैसी लग रही हूं? बोलते हुए उसका पैर मुड़ा और वो गिरने लगी। धनुषी शिवी की तरफ जाती उससे पहले ही आनंद ने उसे संभाल लिया। शिवी आनंद को देखकर हैरान और खुश दोनों थी। वो दोनों एक दूसरे में खोते हुए थे। धनुषी ने दोनों को देखा और उन दोनों की एक फोटो क्लिक कर ली। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल थी। सबकी नजर दोनों पर थी। धनुषी अपना गला साफ करते हुए बोली, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो सीधे खड़े हो सकते हो। दोनों होश में आए और एक दूसरे से अलग हो गए। शिवी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूं? धनुषी आनंद को और फिर शिवी को देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा यहाँ कोई काम हो, तो तुम दोनों एंजॉय करो, मैं जाती हूँ। और हाँ शिवी, आनंद तुम्हें ड्रॉप कर देगा। धनुषी जाने को हुई। उसने पलटकर आनंद से कहा, आनंद अब तुम जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हें एक गिफ्ट देना तो बनता है, और मैंने तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट फॉरवर्ड कर दिया है। धनुषी अपना फोन दिखाते हुए बोली। धनुषी ने दोनों की तरफ आई विंक की और बोली, एंजॉय गाइस। धनुषी वहां से चली गई। आनंद ने अपना फोन निकालकर देखा तो धनुषी अभी खींची हुई फोटो भेजी थी। आनंद के होठों पर एक स्माइल आ गई। धनुषी कार लेकर वहां से चली गई। विला में आग्नेय की कार आकर रुकी। वह बाहर निकला और सीधा रूम में चला गया। मीरा जी उसे इस वक्त यहां देखकर हैरान रह गई, इसलिए वो भी उसके पीछे चली गई। मीरा जी बोली, तो इस वक्त यहां? आग्नेय अपना फोन उठाते हुए बोला, फोन भूल गया था, बस वही लेने आया था। मीरा जी जाने के लिए जैसे ही पलटी उसकी नजर कॉफी टेबल रखी तस्वीर पर गई जो धनुषी ने रखी थी। मीरा जी ने वो फोटो उठाई और हैरानी भरी आवाज में बोली, ये फोटो यहां लेकिन कैसे? आग्नेय मीरा जी के पास आया और बोला, माँ आप जानती हैं इन्हें? मीरा जी फोटो रखते हुए बोली, नहीं मैं नहीं जानती। मीरा जी फोटो रखकर जाने लगी। आग्नेय ने उनका हाथ पकड़ लिया और रिक्वेस्ट भरी टोन में बोला, माँ मुझे पता है आप कुछ छुपी रही है, तो अब आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन है। मीरा जी ने आग्नेय को देखा और उस फोटो को फिर से उठाते हुए बोली, ये आरोही आर्यन है, तेरी बुआ। आग्नेय को ये जानकर एक झटका सा लगा। वहीं धनुषी जो अंदर आ रही थी उसने भी ये सुन लिया था। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। मीरा जी ने बताना शुरू किया, जब तू मेरे पेट में था तब तेरी बुआ को किसी से प्यार हो गया था। अर्नव जी ने उसके बारे में बहुत पूछा, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। एक दिन वो भाग गई और कभी लौटकर नहीं आई। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। सबको लगने लगा कि वो मर गई।
लेकिन तुम्हारे पापा ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि आरोही किसी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। यही वजह थी कि वो उन लोगों को कुछ भी नहीं दे पाए, क्योंकि सब कुछ आरोही के नाम था। मीरा जी ने आग्नेय को देखा, जिसकी आंखों में नमी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। मीरा जी आग्नेय की तरफ देखते हुए बोली, ये फोटो यहाँ, क्या आरोही जिंदा है? अगर हाँ तो वो कहाँ है? आग्नेय अपनी आंखों में आए नमी को छुपाते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला, आप जाकर आराम कीजिए, मैं पता करता हूँ। मीरा जी बोली, क्या हुआ, तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है? आग्नेय वहां से जाते हुए बोला, मैं आपसे आकर बात करता हूँ, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आग्नेय वहां से चला गया। धनुषी दीवार से चिपक कर खड़ी थी। आग्नेय के पीछे पीछे मीरा जी भी चली गईं। धनुषी रूम में जाते हुए बोली, ये नहीं हो सकता, मैं इनकी कजन नहीं, मुझे आज ही जाना होगा। अगर ये रिश्ता रहा तो दोनों के लिए घुटन बन जाएगा। धनुषी ने आनंद को फोन मिलाया और बोली, जो करना है आज ही करना है, अपनी बात खत्म कर। उसने फोन काट दी। वहीं आनंद हैरानी परेशानी से फोन को देख रहा था। शिवी दूसरी ड्रेस चेंज करके आई। आनंद ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। शिवी की शॉपिंग खत्म होते ही वो दोनों भी वहां से निकल गए। आग्नेय ऑफिस जाने की जगह एक पहाड़ी पर चला गया। उसके हाथ में शराब की बोतल और सिगरेट थी। आग्नेय ने चिल्लाते हुए शराब की बोतल फेंक दी और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आग्नेय ने आंखें खोली और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? धनुषी मेरी कजन, मैं कैसे उसे ये बात बताऊंगा? वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती है, अगर उसे ये पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगी। छाया ऑफिस में आग्नेय का वेट कर रही थी, क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी। वह आग्नेय को फोन पर फोन किए जा रही थी, लेकिन आग्नेय फोन नहीं उठा रहा था। छाया परेशानी से बोली, अब कहाँ रह गए ये? छाया ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा छाया, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। छाया खुद अकेली ही मीटिंग में चली गई। रक्षित केबिन में बैठा काम कर रहा था। इशिका आई और कॉफी रखते हुए बोली, ये लो तुम्हारी कॉफी। रक्षित ने इशिका का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में बैठाकर उसके होठों पर होंठ रख दिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इशिका को कुछ समझ ही नहीं आया। रक्षित इशिका से दूर हुआ और बोला, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड और बॉस दोनों हूं तो अब तो थोड़ी इज्जत दो, कुछ दिनों में तुम्हारा पति भी बन जाऊंगा। इशिका उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, भूल जाओ, मैं तो हमेशा ऐसे ही बात करूंगी। अगर इज्जत चाहिए तो किसी और को पटा लो। रक्षित बोला, रहने दो, मुझे कोई इज्जत नहीं चाहिए। इशिका के होठों पर स्माइल आ गई। उसने रक्षित के होठों पर होंठ रख दिए और वह फिर से किस करने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था। सब धीरे धीरे घर लौटने लगे। धनुषी गार्डन में बैठी थी। आग्नेय ने कार रोकी और सीधा अंदर चला गया। वो बाथरूम में गया और शावर लेने लगा। कुछ देर बाद वह बाहर आया। धनुषी खड़ी हुई अंदर चली गई। छाया एक फाइल लेकर आग्नेय के रूम में गई और बोली, सर इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए। आग्नेय शर्टलेस खड़ा था। छाया की नजर जैसे ही उस पर गई वो उसे देखती ही रह गई। वो उसे देखते हुए आगे बढ़ने लगी। उसका पैर कारपेट में उलझा और वह गिरने लगी। आग्नेय ने आगे बढ़कर उसे जल्दी से संभाला। आग्नेय के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे और उसके दोनों हाथ आग्नेय की चेस्ट पर। दोनों होंठ बहुत करीब थे। वो दोनों की देर तक ऐसे ही खड़े रहे। धनुषी ने जब ये देखा तो वह गुस्से से अंदर गई। उसने छाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे ले जाने लगी। आग्नेय ने अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनते हुए वो भी उसके पीछे जाने लगा। धनुषी ने उसे हॉल में लाकर छोड़ा और उसे एक थप्पड़ मार दिया। सभी लोग हॉल में बैठे वो ये सब देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार धनुषी को किसी को थप्पड़ मारते हुए देखा था। सब उठकर वहां आ गए। कोई कुछ बोलता उससे पहले धनुषी छाया की तरफ उंगली करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के करीब जाने की? होगी तुम उसके बचपन की दोस्त या प्यार, आई डोंट केयर, लेकिन अब वो मेरा पति है तो उससे दूर रहो। छाया अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, ये तुम क्या बोल रही हो धनुषी? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं गिरने वाली थी और आग्नेय ने मुझे संभाल लिया बस। आग्नेय आगे आया और बोला, धनुषी ये क्या कर रही हो तुम? उसमें उसकी कोई गलती नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? धनुषी आग्नेय की तरफ पलटी और बोली, ओह तो ये सब आपकी गलती है, आप कर सकते हैं और मैं सोच भी नहीं सकती। मैं भूल कैसे गई कि आप हैं तो अर्नव आर्यन के बेटे। अब तो मुझे लगता है कि सालों पहले जो हुआ था वो कोई ट्रैप नहीं था, जरूर उनकी ही गलती होगी। मीरा जी की आंखों में आंसू आ गए। शिवी और रक्षित ये सब देखकर हैरान थे। कैलाश जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आग्नेय ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वह दांत पिसते हुए गुस्से में बोला, धनुषी चुप हो जाओ वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा।
धनुषी ने एक अजीब सी स्माइल के साथ बोली, आप कुछ अच्छा कर भी सकते हैं क्या? आपने मेरे साथ आज तक क्या अच्छा किया? पहले मेरे पीछे किसी स्टॉकर की तरह लगे रहे, उसके बाद मेरे साथ जबलपुर शादी। मैं ही पागल थी जिसने आपकी हर बात पर विश्वास कर लिया और अपने पेरेंट्स के खिलाफ चली गई। मीरा जी बोली, बेटा तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? धनुषी मीरा जी की तरफ पलटी और बोली, क्यों सच कड़वा लगा? मुझे लगता है मैंने सच कह दिया। सालों पहले जो भी हुआ उसमें आपके पति की गलती थी, उन्होंने पहले मेरी मॉम के साथ जबरदस्ती की और फिर। धनुषी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आग्नेय ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे धनुषी नीचे गिर। सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके होठों से खून बहने लगा और टेबल से सर टकराने के कारण सिर पर खरोंच आ गई। धनुषी का सिर दर्द जो पहले से हो रहा था वो और बढ़ गया। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने लगी। आग्नेय गुस्से भरी नजरों से धनुषी की तरफ उंगली करते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है कि अपने डैड के कातिल की बेटी से मैं शादी कर बैठा। अगर तुम मेरा जुनून ना होती ना तो मैं तुम्हें यही मार डालता। धनुषी खड़ी हुई और बोली, हाँ तो मार दो ना, थप्पड़ भी मारा है, गोली भी मार दो, लेकिन आज मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। शिवी रोते हुए बोली, भाई भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? रक्षित ने शिवी को चुप कराया और धनुषी से बोला, धनुषी तुम अभी गुस्से में हो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, हो सकता है दोनों जो बोल रहे हो वो सच हो। धनुषी हंसते हुए बोली, हाँ आप तो ऐसा बोलेंगे ही, आखिर आप अपनी बहन को गलत ठहरता थोड़ी देख सकते हैं। धनुषी आग्नेय की तरफ पलटी और बोली, और अगर तुम्हें ये सब करना था तो मुझे पहले ही बोल देते, मैं चुपचाप चली जाती। तुम्हारी माँ ने जैसे तुम्हारे बाप को मारकर नाम दूसरों को निकाला है वैसा कुछ नहीं करती। मीरा जी बेहोश हो गई। कैलाश जी और रक्षित मीरा जी को संभालने लगे। आग्नेय ने धनुषी का गला पकड़ लिया। छाया बोली, ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही यहां से चली जाती हूँ। आग्नेय उसे रोकते हुए बोला, रुको, अब तुम नहीं, ये इस घर से जाएगी। आग्नेय ने धनुषी का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर धक्का देते हुए बोला, दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मिस धनुषी बिंद्रा। आग्नेय के धक्का देने से धनुषी नीचे गिर गई थी। बाहर बारिश हो रही थी। आग्नेय की आंखों में धनुषी के लिए नफरत थी। उसने डोर बंद कर दिया। धनुषी की आंखों से आंसू बहने लगी। बैकग्राउंड म्यूजिक खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। धनुषी खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आखिर मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देख ही ली, अब शायद मैं चैन से मर सकूं। धनुषी चाहे खुद को रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रही थी, लेकिन आखिर वो रो ही पड़ी। आग्नेय अपने रूम में गया। उसने रूम बंद किया और सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए बोला, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? धनुषी विला से बाहर आई जहां पहले से एक कार खड़ी थी। धनुषी उसमें जाकर बैठ गई। आनंद ने उसे एक नजर देखा और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। 10 दिन बाद आग्नेय अपने केबिन में बैठा था। वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। छाया केबिन में आई और आग्नेय के आगे कॉफी रख उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आग्नेय तुम ज्यादा मत सोचो उस बारे में, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और कभी हो भी नहीं सकती। आग्नेय ने छाया को देखा और बोला, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा और मैंने पहले दिन ही कहा था आज के बाद उसका कोई भी जिक्र नहीं करेगा, और मुझे याद है कि उस टाइम तुम भी वही थी तो तुमने अच्छे से सुना होगा। छाया अपना हाथ हटाते हुए बोली, हाँ मैंने सुना था, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। रक्षित अंदर आया। उसने दोनों को देखा। रक्षित के फेस पर कोई भाव नहीं थे। उसने छाया से कहा, छाया बाहर जाओ, मुझे आग्नेय से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। छाया जी भाई बोलकर बाहर चली गई। रक्षित जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने वो पेन ड्राइव लैपटॉप में डाली और बोला, पहले पासवर्ड का पता चल गया है। आग्नेय खड़ा हुआ और रक्षित के बगल में आकर बैठ गया। पेन ड्राइव में 4 फाइल थी। उन्होंने पहली फाइल ओपन की, उसमें कोई पासवर्ड नहीं था। खोलते ही उसमें संजय, मोहिनी, सुनील, सुशीला, मिस्टर शाह और मिस्टर धवन की तस्वीर आ गई, जिसके बारे में उन्हें पहले से पता था। उन्होंने दूसरी फाइल ओपन की। रक्षित ने उसमें पासवर्ड लगाया। पासवर्ड लगाते ही वो फाइल खुल गई। वो दोनों उस फाइल में मौजूद फोटो और वीडियो को देखकर हैरान रह गए। रक्षित बोला, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, अंकल तो इन पर इतना भरोसा करते थे। आग्नेय उस फोटो को देखते हुए बोला, धोखा भी वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतनी बुरी मौत दूंगा कि इसकी रूह तक कांप जाएगी। रक्षित आग्नेय को घूरते हुए बोला, तुझे नहीं लगता कि तुझे उसे रोक लेना चाहिए था? आग्नेय तो और मैं उसे अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, जरूर कोई बात है। आग्नेय गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, रक्षित मैंने पहले भी कहा और फिर से कह रहा हूं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मर चुकी है वो, मेरी तरफ से मर चुकी है, समझा? आग्नेय वहां से बाहर चला गया।
आग्नेय ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाते हुए बोला, मैं तुम्हें एक आदमी की तस्वीर भेज रहा हूं, मुझे वो जल्द से जल्द मेरे सामने चाहिए। आग्नेय ने बात खत्म कर फोन अपनी जेब में रख लिया। छाया वहां आई और बोली, आग्नेय अभी तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आग्नेय मीटिंग रूम में चला गया। रक्षित अभी भी आग्नेय के केबिन में था। वो बोला, मुझे नहीं पता तो उसके बारे में क्या सोचता, लेकिन मैंने उसे अपनी बहन माना है और बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूं। रक्षित पेन ड्राइव लेकर वहां से निकल गया। विला में मीरा जी अपने रूम में बैठी थी। वो थोड़ी बीमार थी। उनके हाथ में अर्नव जी तस्वीर थी। कैलाश जी जूस का गिलास लेकर अंदर आए। उन्हें देखकर मीरा जी अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछा और बोली, भाई आप कंपनी नहीं गए? कैलाश जी ने जूस का गिलास रखा और बोले, जब मेरी बहन की हालत ऐसी है तो मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊं? मीरा जी कैलाश जी की तरफ देखते हुए बोली, आखिर मेरे बच्चों को नजर लग ही गई। जैसे ही लगा कि सब कुछ ठीक हो गया वैसे ही हालात पहले से भी बुरे हो गए। कैलाश जी बोले, तुम उस बारे में सोचना बंद करो, हमारा आग्नेय बहुत समझदार, वो कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं लेता। मीरा जी अर्नव जी तस्वीर को देखते हुए बोली, कैसे सोचना बंद कर दूं? उस दिन मेरे बेटे की क्या हालत हुई थी वह कैसे भूल जाऊं? फ्लैशबैक। आग्नेय अपने रूम में बेड के सहारे बैठा था। उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था, सभी चीजें टूटी पड़ी थी। उसके हाथ में धनुषी की तस्वीर थी जिसको उसने कसकर पकड़ रखा था। रक्षित आग्नेय के रूम में गया। उसने रूम की हालत देखी और बोला, बाहर बारिश हो रही है और तू उसे इतनी रात को कैसे निकाल सकता है? वो गुस्से में थी, उसने बोल दिया जो उसके मुंह में आया। आग्नेय की आंखों से आंसू गिर गया। वो बोला, वो पापा और माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, वो भी सच जानने के बावजूद भी? रक्षित उसके पास बैठते हुए बोला, आग्नेय वापस ले आओ उसे, तो उससे ज्यादा तकलीफ इस वक्त खुद को दे रहा है। आग्नेय ने धनुषी की तस्वीर को मरोड़ कर फेंक दिया और बोला, वो मरे या जिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं और आगे से इस घर में कोई उसका नाम तक नहीं लेगा। डोर पर सभी लोग खड़े थे। आग्नेय ने अपनी कार की उठाई और वहां से निकल गया। उसने रास्ते में कार रोकी और चारों तरफ देखने लगा। उसे धनुषी कहीं नहीं दिखी। वो स्टीयरिंग पर लगातार हाथ मारते हुए बोला, आई हेट यू सो मच। उसने कार स्टार्ट की और वहां से अपने पर्सनल विला की तरफ निकल गया। फ्लैशबैक एंड कैलाश जी ने मीरा जी के हाथ पर हाथ रखा और बोले, आग्नेय अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अगर उसे इन सब से बाहर निकालना है तो एक ही रास्ता है और वो है छाया। हमें दोनों की शादी करा देनी चाहिए। वैसे भी दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो दोनों इस बात के लिए मान जाएंगे। मीरा जी बस कैलाश जी की तरफ देखने लगी। कैलाश जी ने उन्हें जूस का गिलास दिया और वहां से चले गए। शिवी कॉलेज में बैठी थी। वो अब यहीं से पढ़ने वाली थी क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल चुका था। उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो आनंद का मैसेज था। वो खड़ी होकर बाहर चली गई। आनंद बाहर खड़ा शिवी का वेट कर रहा था। दोनों की बातें होने लगी थी, लेकिन दोनों में से अभी तक अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की थी। वह दोनों एक दूसरे का बस अपना अच्छा दोस्त कहते थे। शिवी बाहर आई और बोली, आप यहाँ? आनंद कार का डोर ओपन करते हुए बोला, कहीं चले? शिवी कार में बैठ गई। आनंद भी जाकर कार में बैठ गया और उसने कार स्टार्ट कर दी। शिवी उदास बैठी थी। आनंद बोला, क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो? शिवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं भाभी के बारे में सोच रही हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं उन्हें ज्यादा टाइम से तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आनंद खामोशी से शिवी की तरफ देखने लगा क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने बस उतना ही किया जितना धनुषी ने उसे करने को कहा। शिवी बोली, पता नहीं भाभी इस वक्त कहाँ और कैसे होगी। इस बात का जवाब आनंद के पास था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इशिका हॉल में बैठी किसी को फोन मिला रही थी। इशिका की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, जिससे साफ था कि उसने शादी कर ली है। रक्षित इशिका के घर आया। वो बोला, फिर से धनुषी को कॉल लगा रही हो? तुम पिछले 10 दिन से यही कर रही हो, अब तो बस करो, मैंने तुमसे कहा ना वो नहीं उठाएगी। इशिका गुस्से में खड़ी हुई और बोली, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त की वजह से हुआ है। अगर उसे यही करना था तो उससे शादी की ही क्यों? और अगर तुम यहाँ मुझे लेने आए हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी धनुषी वापस नहीं आ जाती। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं, इसलिए कर ली, वरना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। इशिका धनुषी को फिर से कॉल लगाते हुए बोली, पता नहीं वो अपना ख्याल कैसे रख रही होगी, उसके पास उसकी दवा। बोलते हुए इशिका बीच में रुक गई। रक्षित इशिका के पास गया और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, अपनी बात पूरी करो इशिका, तुम कहना क्या चाहती हो? इशिका नजरें चुराने लगी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बात बदलते हुए बोली, अगर मेरी दोस्त को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इशिका अपने रूम में भाग गई। रक्षित उसे देखते हुए बोला,
ये जरूर कुछ ऐसा जानती है जो हम नहीं जानते। उसका फोन बजा, उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आग्नेय बोला, वो मिल गया। रक्षित ने फोन रखा और आग्नेय के पर्सनल विला की तरफ निकल गया। आग्नेय एक रूम में बैठा था। उस दिन के बाद से आग्नेय यही रहता है। रक्षित वहां पहुंचा और बोला, कहाँ है वो? आग्नेय ने सामने की तरफ देखा जहां एक आदमी बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर कपड़ा डला हुआ था। रक्षित ने उसके फेस से वो कपड़ा हटा दिया। वह इंसान कोई और नहीं, अर्नव जी का असिस्टेंट था। आग्नेय खड़ा हुआ और बोला, अब जल्दी अपना मुंह खोल वरना इतनी बुरी मौत दूंगा जितनी तू सोच भी नहीं सकता। उस असिस्टेंट ने दोनों को देखा और फिर हंसते हुए बोला, तो तुम दोनों ने मुझे ढूंढ ही निकाला, लेकिन कैसे? वो दोनों बस चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे। असिस्टेंट रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पता है हमने तेरे परिवार को क्यों मरवाया? क्योंकि उसे सच का पता चल गया था और वो ये बात इसके बाप को बताने वाला था। उसने आग्नेय की तरफ इशारा करते हुए कहा। असिस्टेंट फिर थोड़ी धीरे बोला, तुम्हारे परिवार को मारने की एक और वजह है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। रक्षित ने गुस्से में उसके फेस पर एक पंच जड़ दिया, जिससे वो कुर्सी के साथ नीचे गिर गया। वो लगातार हंसे जा रहा था। आग्नेय ने एक कटर उठाया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। आग्नेय को अपनी तरफ बढ़ता देख उसकी हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। आग्नेय उसके पास पंजों के बल बैठा और उसका एक अंगुली तोड़ दी, जिससे वो चीख पड़ा। आग्नेय बोला, और कौन मिला हुआ है तेरे साथ? वह अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं बताऊंगा। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, देखना जब तुम्हें पता चलेगा ना तब तुम पूरी तरह टूट जाओगे। आग्नेय ने उसकी दूसरी अंगुली भी तोड़ दी और बोला, आग्नेय, आर्यन को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। रक्षित ने उसके फेस पर पैर रखा और बोला, बता तूने ऐसा क्यों किया? अंकल तुझ पर इतना भरोसा करते थे? असिस्टेंट बोला, क्योंकि मुझे जलन होती थी उसे देखकर। उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसी हर कोई चाहता है। सब कुछ था उसके पास। वो मुझ पर विश्वास करता था। उस विश्वास का क्या मैं आचार डालता? मुझे विश्वास नहीं, उसकी दौलत चाहिए थी, लेकिन वो साला तो वो भी ना दे सका। उसकी बात खत्म होते ही उसकी चीखें लगातार गूंजने लगी, क्योंकि आग्नेय उसकी एक के बाद एक अंगुली तोड़े जा रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। आग्नेय उसके दूसरे हाथ की उंगलियों को तोड़ते हुए बोला, मैं उन सबका क्या करूंगा? मुझे उनके नाम चाहिए। वो असिस्टेंट चुप हो गया। उसने गन निकाली और बोला, तो फिर तेरे जीने के दिन खत्म हुए। आग्नेय ने गन की सारी बुलेट उसके अंदर खत्म कर दी। वो वहां से जाते हुए बोला, इसे वहीं फेंक आओ जहां से उठाकर लाए थे। कुछ गार्ड्स आए और उसे उठाकर ले गए। आग्नेय सीधा अपने रूम में चला गया। वो बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। रक्षित उसके पास आया और उसे सिगरेट लेकर पीते हुए बोला, आगे का क्या प्लान है? आग्नेय आसमान में चांद को देखते हुए बोला, बाकी सबको मारना ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। रक्षित ने आग्नेय को सिगरेट थी और बोला, मुझे पता चला है कि तेरी और छाया की शादी की बात चल रही है। आग्नेय ने उसे एक नजर देखा और बोला, बकवास करना बंद कर। रक्षित ने उसे देखा और बोला, मुझे लगता है कि इशिका कुछ छुपा रही है। आग्नेय वहां से अंदर जाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? उससे बातें उगलवाओ। रक्षित ने उसे एक नजर देखा और बोला, तो किसी काम का नहीं। इतना बोल वो वहां से चला गया। रक्षित के जाते ही आग्नेय अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया, क्योंकि उसे धनुषी के बिना नींद तो आती नहीं। एक रूम में दो लोग बैठे हुए थे। पहला बोला, वो मारा गया, उसने उसे ढूंढ निकाला। दूसरा बोला, पहले ये पता करना है कि उसे पता कैसे चला। उसके बाप ने मरते हुए कहा था कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हम उसके हाथ नहीं आ सकते। पहला बोला, हमें जल्द ही अपना अगला दांव खेलना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी सामने आना चाहता है। उन्होंने किसी को मैसेज किया जिसमें लिखा हुआ था, अपना काम शुरू कर दो। छाया घर पहुंची। शिवी हॉल में बैठी हुई थी। वह जाकर उसके पास बैठ गई और बोली, और बताओ आज का दिन कैसा गया? शिवी हल्की सी स्माइल के साथ बोली, अच्छा था। छाया बोली, कल कहीं घूमने चले? शिवी मना करते हुए बोली, नहीं दी, मुझे कल असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, किसी और दिन चले। छाया ने हाँ कहा और ऊपर मीरा जी के रूम में जाते हुए बोली, आंटी अब कैसी है आप? वो मीरा जी के पास जाकर बैठ गई। मीरा जी ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और आग्नेय कैसा है? पता नहीं कहाँ रहता है, बस सुबह आता है एक बार मुझे देखने और फिर पूरे दिन अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता, और वो रक्षित मेरी बहू को भी नहीं लेकर आ रहा। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। छाया हंसते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, आग्नेय बिल्कुल ठीक है और भाभी अपने घर है, वो अभी नहीं आने वाली, आपको तो पता है ना। मीरा जी ने सिर हिला दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।